जी समझ गए थे कि अगर जनता को एकजुट करके कोई काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। ये बात वो समझ गए थे और वो ये बात भी समझ गए थे कि अपने में से कोई भेदी ना बनने पाए। गरीब को भी जोड़ो, अमीर को भी जोड़ो, मुस्लिम को भी जोड़ो, सिख को भी जोड़ो, ईसाई को भी जोड़ो, पादरी को भी, सबको जोड़ो, तब जाकर एक अच्छी ताकत बना पाओगे। और तब जाकर सरकार के सामने खड़े होगे ना, सरकार भी हिल जाएगी, सरकार भी हिल जाएगी। ये जो चैप्टर है प्रमुख रूप से भारत की आजादी पर आधारित है। भारत की आजादी पर 1915 के बाद की राजनीति को और इतिहास को यहां आपके इस चैप्टर में बताया गया है। और भारत के आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका है उसको भी समझाने का प्रयास किया गया है। अब आप चल रहे हैं समझने महात्मा गांधी और भारत के आंदोलनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्यों महात्मा गांधी को भारत की आजादी के आंदोलन के नेता के रूप में देखा गया है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ महात्मा गांधी के कारण ही भारत को आजादी मिली है। हां, पर यह सच है कि महात्मा गांधी उस आंदोलन के सबसे केंद्र में थे। उन्हीं के इर्द गिर्द भारत की आजादी का पूरा आंदोलन घूमा है। मैं मानता हूं कि भगत सिंह की शहादत इस देश की आजादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं यह भी मानता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज भारत की आजादी को एक नई रूप से लिखी है उसने, ये भी मैं मानता हूं। मैं कदापि ये अस्वीकार्य नहीं करता और अस्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना महत्व है, सबका अपना महत्व है। पर हां, यह भी बात सच है कि इस देश के हर व्यक्ति को जोड़ने का काम गांधी ने किया है। हर व्यक्ति के अंदर ये चेतना जगाई कि आप अगर ठान लेंगे तो आपको कोई भी गुलाम नहीं बना के रख सकता। ये भी बात सच है। इस देश को गांधी ने सच में एक नए आधार पर खड़ा किया है। गांधी ने गरीब और अमीर को जोड़ने का काम किया है। गांधी ने पूरे देश को जोड़ा है और एक ऐसे सूत्र से जोड़ा है जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कल था। आज भी आप देखते हो कि जितने भी जन आंदोलन होते हैं वो सारे के सारे जन आंदोलन किस प्रकार के होते हैं? अहिंसक आंदोलन पर ही उन्होंने सबसे ज्यादा बल क्यों दिया है, इस बात को भी मैं समझाऊंगा आपको। सारी बातें हम समझने चल रहे हैं गांधी और भारत की आजादी के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि गांधी ने क्या किया है, वो इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि गांधी ने क्या किया है। गांधी ने वो किया है जो आप नहीं कर पाए। गांधी ने वो किया है। गांधी ने इस देश को एकजुट किया है। गांधी ने इस देश की जनता में ये चेतना जगाई है कि अगर आप चाहोगे तो आप पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता, पर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहोगे तो आप पर शासन होता रहेगा, आप पर अत्याचार होते रहेंगे। आपकी चाहत सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी चाहत। समझ में आई बात? तो इस चीज को समझने चल रहे हैं हम इस चैप्टर में, और उन्होंने अहिंसा को ही क्यों अपना रास्ता बनाया, इस चीज को भी हम बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही डिटेल पूर्वक समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, 1947 ईसा के काल का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। 1919 से लेकर 1947 ये जो समय काल है, ये समय काल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की आजादी के लिए। 1919 से लेकर 1947 तक, ठीक है, ये जो समय काल है ये भारत की आजादी के सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक है।
सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक है। आगे सुनिएगा। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा और अंतिम चरण था। इसी काल में एक महान विभूति महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे अस्त्र शस्त्रों के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार बन गए। 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु महात्मा गांधी ही बने रहे। अंततः इस काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जनों सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में भारत की राष्ट्रीय क्रांति की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। देश स्वतंत्र हो गया। देश के अंदर वो चेतना जगाई है गांधी ने कि अगर आप जब तक इन अंग्रेजों का साथ आप देते रहेंगे तब तक हम इनसे कभी आजाद नहीं हो सकते। अगर हमें आजाद होना है तो हमें इनका साथ देना छोड़ना पड़ेगा। यह समझाया गांधी ने, और वो भी बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया गांधी ने। किसी को मारा नहीं, किसी को मारा नहीं, सिर्फ अपनी बातों को समझाया और आपके अंदर ये चेतना जगाई कि आप हैं इस देश को बचाने वाले। अगर आप ठान लेंगे तो ये देश बच जाएगा इस गुलामी से, और अगर आप नहीं ठानेंगे ये देश इसी प्रकार गुलाम बना रहेगा। आपकी चाहत सबसे महत्वपूर्ण है, ये समझाया गांधी ने, और हर वर्ग को समझाया गांधी ने। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो सैनिक हो, हर वर्ग के व्यक्ति को गांधी ने यह समझाया कि आप ही इस देश के सबसे बड़े हथियार हैं, और जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता। ये देश आजाद नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों धर्मों, उस समय के प्रमुख धर्मों को जोड़ा, कभी तोड़ा नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि अगर धर्मों के बीच में लड़ाई रहेगी तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाएगा। ये कभी आजाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक घर का भेदी रहेगा तब तक घर को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने हर धर्म को जोड़ा, जिससे कि ये घर अभेद बन जाए, कोई इसे भेद ना पाए, कोई इसे भेद ना पाए। इसीलिए उन्होंने सब धर्मों को साथ लेकर चला। आज जो लोग गांधी पर यह आरोप लगाते हैं कि गांधी सिर्फ मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे, सरासर गलत आरोप लगाते। इस भारत को जोड़ के रखने के लिए उनका यह करना बहुत जरूरी था। अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हूं। ये बहुसंख्यक समाज आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। और उन्होंने ही इस देश में जाति पाति छुआछूत को भी समाप्त करने के लिए, जो जिन जातियों को एक समय अछूत कहा जाता था, उन्हें हरिजन का दर्जा दिया कि आप कृष्ण के, हरि किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हरि की जन हैं, अर्थात कृष्ण की जनता हैं आप। समझ में आई बात? उन्होंने इस जात पात को भी समाप्त करा। अंबेडकर साहब के साथ सामंजस्य बिठाया। पूरा भारत उन्हें पसंद नहीं करता था अंबेडकर को, लेकिन पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को यह कन्विंस किया कि इस व्यक्ति को संविधान सभा में जरूर रखना, क्योंकि जितना ज्ञान इस व्यक्ति के पास है उतना ज्ञान इस भारत में किसी के पास नहीं है। समझ में आई बात? तो ये चीजें गांधी ने की है। ये गांधी का देश है, किसी और का नहीं। इसीलिए गांधी इस देश की धरती में समाये हुए हैं। गांधी इस देश के कण कण में है, और असली में राम का अनुपालन गांधी ने किया है। जो राम, प्रभु श्री राम ने सिखाया है, उसी चीज को गांधी ने अपनाया है, वही चीज अपनाया है। अंतिम रास्ता उन्होंने हथियार का अपनाया है, अंतिम रास्ता। अंत में कहा है उन्होंने, करो या मरो, पहले नहीं कहा है उन्होंने। क्योंकि आप भी जानते हो कि लड़ाई दोनों
तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचाती है, सिर्फ एक तरफ के लोगों को नहीं। लड़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें पक्ष भी मार खाएगा और विपक्ष भी मार खाएगा, दोनों को एक बराबर नुकसान होगा, चाहे जीते कोई भी क्यों ना, चाहे जीते कोई भी क्यों ना। समझ में आई बात। और उस समय हमारी जनता 2 वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं कर पाती थी, नमक पर कर था, कितनी चीजें थी। जनता क्या कहता, भूखमरी से तड़प रही थी। उस जनता से आप अपेक्षा कर सकते हो कि वो बंदूक थामेगी? वो बंदूक थामने की स्थिति में थी? कदापि नहीं, कदापि नहीं। और आप भी जानते हो कि इस देश में कितने अंग्रेजों के चापलूस थे जो अंग्रेजों की रोटी के लिए भारत के लोगों की ही प्राणों को आहुति पर लगा देते थे। बहुत लोग थे, आप भी जानते हो इस बात को। 1857 का विद्रोह इस बात का प्रतीक था कि जब तक पूरे भारत को एकजुट ना किया जाए तब तक अंग्रेजों को बाहर इस देश से नहीं निकाला जा सकता। ये बात गांधी जान गए थे, समझ गए थे। और हिंसा से तो कभी नहीं, हिंसा से तो कभी नहीं, क्योंकि हिंसा से अगर करेगा तो नेता मर जाएगा, नेता मर जाएगा। और एक बार नेता मर जाएगा तो आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा, आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात। नेता का ना मरना भी बहुत जरूरी होता है उस आंदोलन को चलाए रखने के लिए, ये बात आप जानिए। तो इसीलिए अहिंसा का रास्ता अपनाया है गांधी ने। समझने वाली बात है ये, नहीं समझोगे मत समझो, वो आपका दुर्भाग्य है। जिसने समझा गांधी को उसने माना, हाँ गांधी इस देश के कण कण में समाये हुए हैं, प्रभु श्री राम की भांति। समझ में आई बात। प्रभु श्री राम ने भी तो यही सिखाया है, अलग क्या सिखाया है उन्होंने। प्रभु श्री राम को माना किसने सबसे ज्यादा? गांधी ने माना। गांधी को पढ़ो आप, अगर आप गांधी को पढ़ दोगे तो आप भी उनके भक्त हो जाओगे। अंधभक्त नहीं, भक्त। अंधभक्त नहीं बनना कभी भी किसी का भी। गांधी में भी कमियां हैं क्योंकि वो भी इंसान है, भगवान नहीं है। समझ में आई बात। गांधी में भी कमियां हैं। मैं नहीं कहता कि गांधी पूर्ण रूप से संपूर्ण है ना, गांधी में भी कमियां हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने इस देश में वो चेतना जगाई है जिस चेतना की वजह से ये देश उठ खड़ा हुआ और अपने अधिकारों की मांग करने लगा। ये भी सच है। आगे सुनिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखने की परंपरा रही है। जिस प्रकार इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन को तथा वियतनाम के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति संघर्ष के साथ हो ची मिन को जोड़कर देखा जाता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। निसंदेह महात्मा गांधी देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सम्माननीय है। अंततः उन्हें राष्ट्रपिता की पदवी से अलंकृत करना सर्वथा उचित है। प्रस्तुत अध्याय में हमारे अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य 1915 से लेकर 1948 ईस्वी की अवधि में भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण करना तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर प्रकाश डालना है। हम 1915 से लेकर 1947 तक के गांधी जी के द्वारा किए गए कामों को चल रहे हैं समझने इस अध्याय में। इस अध्याय में देखो, नेता एक ही होता है, नेता एक ही होता है। तो भारतीय आजादी के नेता के रूप में गांधी को प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में रंग भेद के नेता के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया है? नेल्सन मंडेला को। उसी रूप में भारत की आजादी के नेता के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी। मैं नहीं कहता सिर्फ महात्मा गांधी एक नेता थे, मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ वो महात्मा गांधी ही थे जिस धागे से सारे के सारे नेता जुड़े हुए थे।
सारे के सारे नेता। ये भी सच है, ये भी सच है, आप ये जानो। समझ में आई बात? आगे सुनिएगा। महात्मा गांधी का अभियोदय, महात्मा गांधी का अभियोदय सुनिएगा। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ 1869 को काठियावाड़ गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में एक पारंपरिक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता करमचंद्र गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों से ओतप्रोत एक आदर्श गृहिणी थी। 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कस्तूरबा, अंडरलाइन कर लेना किससे किसका क्या हुआ है, कस्तूरबा बाई से हो गया। 1888 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिकुलस की परीक्षा पास की और कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। जून 1891 ईस्वी में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए और 1893 ईस्वी में वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। ये याद रखना कब वो दक्षिण अफ्रीका गए हैं, कब उनकी वकालत समाप्त हुई है, कब वो बैरिस्टर बन गए हैं। ठीक है, तो 1993 ईस्वी में वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1800 हाँ वही। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पग रखने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर एवं प्रथम उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय थे। कालांतर में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। इतिहासकार चंदन देव नेशन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों पर गोरे शासकों द्वारा अनेक अपमानजनक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। गांधी जी ने इनका विरोध किया और अवज्ञा तथा सत्याग्रह जैसे साधनों का आश्रय लेकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लगभग 2 दशक मतलब 20 वर्ष 2 दशक लंबे इस संघर्ष में गांधी जी को पर्याप्त सफलता मिली। सरकार को भारतीयों पर लगाए गए अनेक प्रतिबंधों को हटाना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में प्रसिद्ध होने वाली अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी स्वदेश लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष एवं सफलताओं ने उन्हें भारत में पर्याप्त लोकप्रिय बना दिया था। अंततः भारतीयों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में करके आए थे वो पूरे भारत में फैल गया था और पूरा भारत उनसे प्रभावित भी हो गया था, क्योंकि गांधी जी ने अपनी अवज्ञा और सत्याग्रह से अंग्रेज सरकार को, वहां की अंग्रेज सरकार को हिला दिया था और मजबूर कर दिया था वहां की अंग्रेज सरकार को कि भारतीयों को अच्छा जीवन जीने दिया जाए। और इस बात की चर्चा पूरे भारत में फैल गई थी। इस बात की चर्चा पूरे भारत में फैल गई थी। जब वो 1915 में भारत लौटकर आए तो जब वो बंबई बंदरगाह पे आए तो भारत के नामी गामी लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। नामी गामी लोग वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। समझ में आ गया? उन्होंने 20 वर्ष अपने जीवन के 20 वर्ष कहां बिताए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और वहां पर भारतीयों को अधिकार दिलाने में, अंग्रेजी सरकार के कुशासन से उन्हें बेहतर जिंदगी प्रदान करने में गांधी जी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जब वो भारत आए तो उनके जो तौर तरीके थे पूरे भारत में फेमस हो चुके थे कि हाँ, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना हथियार उठाए अंग्रेज सरकार को घुटनों पर ला देता है। इस बात की पूरे भारत में चर्चा हो गई थी। और मैंने बताया आपको, जब वो बंबई बंदरगाह पर आए तो एक बड़ा हुजूम उनका स्वागत करने के लिए पहुंचा हुआ था। आगे सुनिएगा। अवज्ञा क्या है? अवज्ञा मतलब बात ही ना मानना। शांतिपूर्ण तरीके से आप जो कह रहे हैं मैं वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहते रहिए, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसे कहते हैं अवज्ञा करना, आदेश की अवहेलना करना। मैं मानूंगा ही नहीं, आप बोलते रहो,
आप कह रहे हो यहां से चले जाओ, मैं जा ही नहीं रहा, मैं खड़ा हूं, जो करना है कर लो, ना मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊंगा, आप जो करना है करो। अब आप किसी को बेवजह मारोगे तो दुनिया को क्या लगेगा कि कौन अपराध कर रहा है? समझ में आ गई बात? भाई मैं तो सब चुपचाप खड़ा हूं, मैं बस खड़ा ही हूं, और आप मुझे मारोगे तो दुनिया को क्या लगेगा? गलत कौन है? जो मार रहा है ना। समझ में आएगा? तो गांधी जी इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने में विश्वास करते थे कि आपको आपकी गलती का एहसास वो कराते थे। जिस दिन आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा, आप वो गलत काम करना ही छोड़ देंगे। गांधी जी इस चीज में विश्वास करते थे कि इंसान को इंसान की गलती का एहसास करा दो कि उसने क्या किया है, और जिस दिन उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा, वो उस दिन उस गलती को दोबारा दोहराएगा ही। समझ में आई बात? वो उस गलती को फिर दोबारा कभी दोहराएगा ही नहीं। समझ में आई बात? आगे सुनो। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष की से प्रेरणा। गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह का आंदोलन कहां प्रारंभ किया? पता है किसी को? सबसे पहले उन्होंने अपना सत्याग्रह कहां प्रयोग किया? बिहार में, चंपारण में। किसके लिए? किसानों के लिए, नील की कीमतों के लिए। अगर आपने, हाँ नील उसी को कहते हैं, इंडिको के लिए पढ़ेंगे अभी तो सुनना। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष ने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार कर दिया। यहाँ उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के रूप में आंदोलन की जिन महत्वपूर्ण विधियों का विकास किया, उनका निकट भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण अवज्ञा और सत्याग्रह के द्वारा विरोधी पक्ष को आंदोलन की मांगे स्वीकार करने को बाध्य किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में दीनहीन भारतीयों की अन्याय के विरुद्ध संघर्षशीलता ने गांधी जी को विश्वास दिला दिया कि भारतीय जनता को देश की स्वतंत्रता जैसे महान उद्देश्य के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष छेड़ने और इस हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, गरीबों, अमीरों, स्त्रियों, पुरुषों सभी ने धर्म, जाति और क्षेत्र के भेदभाव को भुलाकर एक होकर गांधी जी का समर्थन किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न धर्मों, वर्गों और असमान सामाजिक स्तरों के लोग भी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने जनशक्ति के महत्व को स्पष्ट कर दिया। गांधी जी समझ गए थे कि अगर जनता को एकजुट करके कोई काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। ये बात वो समझ गए थे, और वो ये बात भी समझ गए थे कि अपने में से कोई भेदी ना बनने पाए। गरीब को भी जोड़ो, अमीर को भी जोड़ो, मुस्लिम को भी जोड़ो, सिख को भी जोड़ो, ईसाई को भी जोड़ो, पादरी को भी, सबको जोड़ो, तब जाकर एक अच्छी ताकत बना पाओगे। और तब जाकर सरकार के सामने खड़े होगे ना, सरकार भी हिल जाएगी, सरकार भी हिल जाएगी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप मुझे बताना, पुलिस वाले नेता के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते? कोई भी माननीय, अभी अब वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री है जो नेहरू जी, अरे सॉरी मोदी जी, एक ही है ना, टर्म्स हो जाता, तो मोदी जी हैं। मोदी जी को अगर आज पुलिस गिरफ्तार करने जाए, क्या उनको गिरफ्तार कर सकती है? क्यों? उनको पता उनकी नौकरी खतरे में। उनकी नौकरी नहीं, उनको पता है कि अगर वो ये करने गए, पहली बात तो संभव नहीं है, ठीक है, और एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे है, और गए भी तो इतना बड़ा हुजूम आ जाएगा कि जिस पुलिस स्टेशन में बंद होंगे ना, वो पुलिस स्टेशन ही टूट जाएगा। उनको ये भी पता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जन समुदाय उनसे जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो ये होती है जनता की ताकत, जिसके पीछे जनता खड़ी हो जाती है ना, उससे बड़ा फिर ताकतवर कोई और नहीं होता।
गांधी जी इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। इसीलिए ये रास्ता अपनाया उन्होंने, सत्याग्रह। सत्य की राह पे चलो, जीत तुम्हारी पक्की है। और अवज्ञा करना सीखो। अगर सरकार गलत है तो सरकार की बात को मानने से मना कर दो, लेकिन तोड़ फोड़ मत करो। अगर आपने तोड़ फोड़ करी तो सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो आपकी ऐसी तोड़ेगी कि फिर आप दोबारा खड़े होने लायक नहीं बचोगे। समझ में आई बात? आगे सुनो, कहां गए? इससे यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न धर्मों, वर्गों और असमान सामाजिक स्तरों के लोग भी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक हो सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने जनशक्ति के महत्व को स्पष्ट कर दिया। अंततः भारत लौटने पर गांधी जी ने देश की बहुसंख्यक कृषक जनता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख धारा से जोड़ा। गांधी जी के विचार क्या है? गांधी जी के विचार सुनिएगा ध्यान से। गांधी जी ने आरंभिक रूप में अपने विचार हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखे, जो उन्होंने 1909 ईस्वी में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए एक काल्पनिक संवाद के रूप में व्यक्त किए हैं। इस पुस्तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गांधी जी द्वारा सत्य, अहिंसा एवं साधन और साध्य की श्रेष्ठता पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। मतलब गांधी जी ना बहुत ज्यादा सत्य पर विश्वास करते थे। वो मानते थे कि इंसान अगर सत्य की लड़ाई लड़ेगा तो जीतेगा जरूर, और अहिंसा के रास्ते पर। देखो गांधी जी पर ना 3 धर्मों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 3 धर्मों पर। कौन सा? आपका पहला तो सनातन, दूसरा आपका जैन, तीसरा उन पर बौद्ध धर्म का। कौन सा? सनातन, जैन, बौद्ध और थोड़ा बहुत इस्लाम का और ईसाइयत का भी। जब वो इंग्लैंड में गए, जब इंग्लैंड में वो पढ़ रहे थे तो उन पर इसका भी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जब पढ़ा बाइबल को, जब पढ़ा उन्होंने समझा कि ये धर्म भी तो वही बात कर रहा है जो हमारा धर्म कहता है, ये हमारे धर्म से अलग थोड़ी ना है। और जब मैं अगर इनके लोगों को समझाऊंगा तो ये भी मेरी बात को समझेंगे। इनको जब मैं बताऊंगा कि तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो तो इन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा और ये भी अपने आप को दोषी मानेंगे, तो ये वो गलतियां करना छोड़ देंगे। गांधी जी ने ये समझा, जाकर पढ़ा। कहते हैं ना, जब तक आप दुनिया को देख, आप ये मत समझो कि आपका घर ही आपकी पूरी दुनिया है। पर आप ही नहीं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इस दुनिया को देखना बहुत जरूरी है। मैं कह दूं सिर्फ यूनियन एकेडमी ही पूरा का पूरा भारत है तो सरासर गलत। मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, सरासर गलत। समझ रही बात? आप कदापि एक छोटा सा तालाब, एक छोटी सी नदी पूरा भारत नहीं कह सकती। अगर आपको पूरा भारत समझना है तो भारत के कोने कोने में आपको जाना पड़ेगा, समझना। और गांधी जी जब भारत आए, भारत के में सत्याग्रह उन्होंने प्रारंभ करने से पहले भारत को जाना, समझा, पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की, जिससे कि वो समझ सके भारत के कोने कोने में क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन बिंदुओं पर भारत की जनता को वो अपने से जोड़ सकते हैं। ये थी गांधी की स्ट्रेटेजी। और आज के समय पे राहुल गांधी भी उसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं उनको कि कब सफलता मिलती है इस चीज में। जागे हैं, बहुत दिनों से सोए थे, अब जागे हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे सुनिए आप। ठीक है, सत्य पर बल। गांधी जी का सबसे ज्यादा बल किस पर था? सत्य पर। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने गांधी जी के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसी संघर्ष की अवधि में उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित सत्याग्रह नामक नवीन संघर्ष प्रणाली का विकास किया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सच्चाई पर दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना। सच्चाई पर दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना ही क्या है? सत्याग्रह। सत्य की राह पर अड़े रहना, दृढ़ता पूर्वक, बिना हिले, बिना डरे अड़े रहना। तो गांधी ने ये किया है। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी ये करने की, कोई नहीं कर पाया।
जब जिस व्यक्ति ने किया है ये काम, उसकी उस महानता को स्वीकार करना हम सबका कर्तव्य है भाई। अगर आज के टाइम पे मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको मानना पड़ेगा सबको। मैं नहीं कहता कि उन्होंने सब कुछ खराब किया है, बहुत कुछ अच्छा भी किया, और जो अच्छा किया उसको मैं स्वीकार करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं, समझ में बात। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है वो खराब है, सरासर खराब है, समझ में बात। हाँ ये सच है कि उनके शासनकाल में रोजगार नहीं मिला है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन हाँ ये भी सच है कि उनके शासनकाल में इंटरनेट जगत में जो क्रांति हुई है वो इससे पहले नहीं हुई थी। जितना इंटरनेट के क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है, वो सच है। उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया, ये सच है। पर हाँ ये सच है कि उन्होंने इन सब चीजों की शुरुआत नहीं करी, लेकिन हाँ इनको पीक पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी सच है। तो ऐसी गांधी ने जो किया इस देश के लिए, उसको कोई भी झुठला नहीं सकता, जितना भी चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन गांधी के ने जो इस देश को दिया है, सत्य की राह पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहने का जो हथियार दिया है, वो हथियार कभी भी अभेद नहीं हो सकता। आज भी आप उसका प्रयोग करके देख लें, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। आप सबको पता है किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के समय में सबसे बड़ा प्रमाण किसान आंदोलन है कि बड़ी सी बड़ी सरकार को भी जनता के सामने अपने माथे को झुकाना पड़ जाता है, अगर जनता अपने लिए सही मुद्दों पर खड़ी हो जाए तो। अभी आप देख लो हिट एंड रन केस में जनता उतरी सड़क पर, सरकार झुक गई, झुकी कि नहीं झुकी? हाँ भैया, समझ में आई बात। आपका मुद्दा सही होना चाहिए, आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, बस। तो वही बात गांधी ने यही कहा कि अगर आप सत्य की राह पर निकले हो और अगर आपकी बात में सच्चाई है, आपकी बात में सच में कुछ है, दम है, तो आप खड़े रहिए, आप कभी भी नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं। समय लगेगा लेकिन हारेंगे नहीं, ये भी सच है। आगे सुनिए। उनका सत्याग्रह रूपी अस्त्र भी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर ही टिका था। उनके विचार अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो मानव मात्र के प्रेम पर आधारित है, इसमें विरोधियों के प्रति घृणा की भावना नहीं है। गांधी जी जीवन में सत्य को सर्वोपरि मानते थे। उनके विचार अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी एवं सत्यवादी होता है, वह शांति प्रेमी होता है, किंतु सच्चा सत्याग्रही बुराई से घृणा करता है, बुरे से नहीं। सुन लो, सच्चा सत्याग्रही बुराई से घृणा करता है, बुरे व्यक्ति से नहीं। क्या कहा है उन्होंने? उनके विचार अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी एवं सत्यवादी होता है, वह शांति प्रेमी होता है, किंतु सच्चा सत्याग्रही बुराई से घृणा करता है, बुरे से नहीं। उनके हृदय में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। सच्चा सत्याग्रही निडर एवं साहसी होता है, वह निडरता पूर्वक अपने निर्दिष्ट पथ पर आगे बढ़ता रहता है। वो अपने रास्ते पर बिना झुके बिना डिगे आगे बढ़ता रहता है। बहुत लोगों ने अंग्रेजी सरकार से माफी मांग ली, लेकिन क्या गांधी ने मांगी कभी? जेल में जितनी बार भी डाला गया, उनको खुद ब खुद छोड़ना पड़ा गांधी जी को। क्यों? क्योंकि गांधी जी के पीछे जितना बड़ा जन समुदाय जुड़ा हुआ था, उतना बड़ा जन समुदाय किसी के पीछे नहीं जुड़ा हुआ था। यह हकीकत है, ये हकीकत है, और ये कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपकी बात में इतनी सच्चाई थी, आप इतने ही ज्यादा अच्छे थे, तो आपके पीछे गांधी के बराबर जन समुदाय क्यों नहीं जुड़ा? बताओ, आप क्यों नहीं पूछते? आप पूछो ना कि जो आज बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, तो उनके पीछे इतना बड़ा समुदाय क्यों नहीं जुड़ा जितना बड़ा जन समुदाय गांधी के पीछे जुड़ा था? क्या उस समय की जनता पागल थी? बताओ। प्रेमचंद, उस समय के बड़े बड़े लेखक गांधी के रास्ते पर चल रहे थे, क्यों चल रहे थे भाई? इतने गांधी बेकार थे तो इतने बड़े बड़े लोग क्यों उनके पीछे थे? रविंद्रनाथ ठाकुर क्यों उनके पीछे थे? क्यों भाई? पूछो ना। इतने गांधी खराब थे तो मन में सोचो और पूछो ये,
आज की राजनीति अगर ये कहती है कि गांधी गलत है, तो पूछो कि क्या उस समय की इतना बड़ा जन समुदाय फिर गांधी के पीछे क्यों था? पूछिए ये बात, सट हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं जुड़ा और किसी के पीछे इतना बड़ा जन समुदाय? बहुत बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े तुर्रम खां थे, तो क्यों नहीं जोड़ पाए अपने पीछे इतना बड़ा जन समुदाय, जितना बड़ा जन समुदाय गांधी जोड़ पाए अपने पीछे? अरे मैं आपको बता देता हूं, भगत सिंह की विचारधारा जरूर अलग थी, लेकिन एट द एंड वो भी ये स्वीकार करते थे कि हाँ, क्रांति आएगी तो आएगी विचारों से आएगी, कभी हथियारों से नहीं। चाहे आप उनकी किताब पढ़ लेना। और सुभाष चंद्र बोस जी भी गांधी जी को अपने गुरु के रूप में देखते थे। आप पढ़िए, और वो भी कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। तो अगर ये कोई कहे कि सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से अलग थे, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये बात जान लेना। ये दिखाने का प्रयास जरूर करा जाएगा कि गांधी जी से अलग थे, लेकिन थे नहीं अलग। समझ में आई बात? आगे सुनोगे, समझोगे आगे चीजों को। अहिंसा पर बल, अहिंसा पर क्यों बल दिया है इतना? सत्य पर अहिंसा पे इतना बल क्यों दिया? अहिंसा पर सुनिए। गांधी जी सत्य के समान अहिंसा पर भी अत्यधिक बल देते थे। उनका विश्वास था कि अहिंसा में सभी समस्याओं के निराकरण की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरता और दुर्बलता की नहीं, अपितु वीरता, दृढ़ता और निडरता का प्रतीक है। 1920 ईस्वी में उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था, भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होता देखता रहे, इसकी अपेक्षा में उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए देखना अधिक पसंद करूंगा। समझ में आई बात? अपने लिए लड़ना, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना, सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि आप दूसरे वाले को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, फिर भी उसे यह एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि तू जो मेरे साथ कर रहा है, तू मेरे साथ सरासर गलत कर रहा है। भाई ये तो नहीं कि चुपचाप बैठे हो ना, आप दृढ़ता से खड़े हो उसके सामने कि तू जो कर रहा है मेरे साथ, तू गलत कर रहा है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे ये एहसास दिलाऊंगा कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है, और तुझे खुद ब खुद मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो गांधी ने ये किया है, गांधी ने ये किया है, अंग्रेजों को ये एहसास दिलाया है कि तुमने भारत के साथ गलत किया है, तुमने भारत के साथ गलत किया। आज इसीलिए अंग्रेज अपना इतिहास पढ़ाने से डरते हैं अपने बच्चों को। जाना देख लेना, इंग्लैंड के बच्चों को भारत में जो उन्होंने गलत किया है वो पढ़ाते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो पढ़ा देना तो वहां के खुद के बच्चे भारत का सारा सामान वापस करके चले जाएंगे। सब में सम्मान के होता है भाव भाई, सब में आत्मसम्मान है अपना। जो आत्मसम्मान वाला व्यक्ति नहीं होता, पता ही है उसे क्या कहा जाता है फिर। समझ में आई बात? आगे सुनिए। साधन और साध्य की श्रेष्ठता पर बल। गांधी जी साधनों की पवित्रता एवं श्रेष्ठता पर विश्वास करते थे। उनका विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। देश को स्वतंत्र कराने की तीव्र अभिलाषा उनमें विद्यमान थी, किंतु वे उसके लिए असत्य, हिंसा एवं छल कपट का आश्रय नहीं लेना चाहते थे। वे बुराई और अन्याय की आलोचना ही नहीं करते थे, अपितु उसका डट कर विरोध भी करना जानते थे। देख लो, इसीलिए आज ये देश इतना ज्यादा महान बना हुआ है, क्योंकि गांधी ने इस देश की नींव झूठ पर नहीं रखी, छल कपट पे नहीं रखी। इसीलिए ये देश इतना महान है, क्योंकि इस देश का जिस व्यक्ति ने पेड़ लगाया है ना, उस व्यक्ति ने बहुत ही निस्वार्थ भाव से लगाया इस देश का पेड़। और हमारे पड़ोसी इसका जिसने पेड़ लगाया है ना, उसने छल कपट प्रपंच सब किया है। इसीलिए आज ये बर्बादी का शिकार हुआ बैठा है, इसीलिए ये बर्बादी का शिकार हुआ बैठा है। और इस देश के जननायक ने, इस देश के निर्माणकारिक ने
इस देश का असली शिल्पकार जिसने इस देश को गढ़ा है, उसने एक बार भी हिंसा का साथ नहीं लिया, असत्य का साथ नहीं लिया। इसीलिए इस देश में जो बीज है वो सत्य और अहिंसा का बीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सच में प्रभु श्री राम के भक्त हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम हिंसा के पक्षधर नहीं थे। आज जो देश में प्रभु श्री राम के नाम पर हिंसा होती है ना, वो सरासर गलत है, सरासर गलत है और इसका विरोध होना चाहिए और हमें करना चाहिए। क्योंकि राम के नाम पर हत्याएं कर देना, लोगों के गले उतार देना कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। आपके आराध्य का नाम प्रयोग करके कोई किसी की हत्या कर रहा है और अपने अपराध को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, क्या ये सही है? बताओ, आप खुद आप बताओ कि आपके आराध्य का नाम लेकर, आपके प्रभु का नाम लेकर कोई कह रहा है कि मेरे द्वारा की गई हत्या सही है, वो सही हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बताओ, कदापि नहीं, मैं तो नहीं मानता। अब आप सबकी अलग विचारधारा हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या राम के सिद्धांत हमें गाली देना सिखाते हैं? हाँ? क्या राम के सिद्धांत कभी प्रभु श्री राम ने जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी का अपहरण किया, कभी उसे भी गाली दी? उसे भी गाली दी? नहीं। यहां पे लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को गाली दे बैठते हैं। अब आप खुद बताओ, आप खुद बताओ है, अब बताओ किसमें है अहिंसा का सबसे ज्यादा बल, गांधी में कि आज की जनता में? गांधी। तो किसने प्रभु श्री राम के रास्ते का अनुसरण किया है? गांधी ने। बताओ भाई। गांधी। उनकी पत्नी का अपहरण भी हो गया, फिर भी उन्होंने कभी रावण को अपशब्द नहीं कहे। ये देखो ना, ये श्रेष्ठता। और आज के पेन भी चोरी कर ले कोई, किसी का ले ले, हो जाता है, इतने में ही हो जाता है। तो आप देख लो, आप राम के रास्ते पे चल रहे हो कि रावण के रास्ते पे चल रहे हो, अब आप खुद देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इससे आगे का प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।